तो गाइज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग से। ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। इसके पहले दो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के या हर मैनेजर के। एक है प्लानिंग और उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में आपको पता है कि हम ये प्लान करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, कब अचीव करना है, या कितने दिनों में या कितने महीनों में अचीव करना है। दैट इज द प्लानिंग पीरियड, राइट। और कैसे अचीव करना है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी उसमें, वगैरह वगैरह। एक बार प्लान डिसाइड हो गया उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। मतलब हम पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें पोजीशंस रहती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि कौन सी पोजीशन टॉप में रहेगी, कौन सी पोजीशंस बॉटम में रहेंगी। जो टॉप पोजीशन है उसके नीचे कितने लोग रहेंगे, फिर जो पोजीशंस आती हैं टॉप के नीचे उनके अंडर में कितने लोग रहेंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरा नेटवर्क होता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन टॉप से बॉटम की तरफ कैसे फ्लो होगा और बॉटम से टॉप की तरफ कैसे, मतलब किस रूट से फ्लो होगा। इसके अलावा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी रिलेशनशिप हम स्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। और इसके साथ साथ हम जितने भी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करते हैं, जिसमें आपका फिक्स्ड एसेट्स आ गया, रॉ मटेरियल, गुड्स इन ट्रेड, मनी, मशीन्स, ये सारी चीजें आ गई। ये हो गया हमारा पूरा ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है, तीसरा फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, जो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है मैनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अब लोगों को लाना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि कौन सा बंदा किस पोजीशन पे बैठेगा, ये हम स्टाफिंग में करते हैं। मतलब अल्टीमेटली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फिल करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से। दैट ऑल इज स्टाफिंग। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि स्टाफिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमारा मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये चीजें आएंगी। इसके अलावा हम यहाँ पे स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस भी देखेंगे और भी कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग चैप्टर से। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के बाद और उसके पहले प्लानिंग करने के बाद, मतलब प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट प्रोसेस में, वो है कि हमने जो अलग अलग पोजीशंस या पोस्ट बनाई है ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको फिल करना विद ह्यूमंस। इन सिंपलेस्ट टर्म्स, स्टाफिंग का मतलब है पुटिंग पीपल टू जॉब्स, जॉब्स के लिए लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना। स्टाफिंग शुरू होती है वर्कफोर्स प्लानिंग से, कि आपको कितने लोग चाहिए और किस किस तरह के लोग चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज वगैरह हो। और इसके अलावा स्टाफिंग में दूसरे और बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूडेड हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटसेट्रा। कंपनसेशन, एम्प्लॉयज को देना, स्टाफ को देना, जिसको हम पे रोल भी कहते हैं, जिसमें सैलरी, वेजेस, प्रोविडेंट फंड, बोनस, ईएसआईसी वगैरह आता है। ये भी स्टाफिंग का ही पार्ट है। स्टाफिंग इसका मतलब कुल मिला के मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑब्टेन करना, उन्हें यूटिलाइज करना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, और उनसे सेटिस्फैक्टरी जॉब लेना, और वो ऐसा जॉब लेना कि उसमें वो भी सेटिस्फाइड रहें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी मीट होते रहें। ये है हमारा स्टाफिंग। अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंस स्टाफिंग का या एडवांटेज स्टाफिंग का ये है कि स्टाफिंग हमें हेल्प करता है डिस्कवर करने के लिए, पता लगाने के लिए कितने लोगों की हमें जरूरत है और किस कॉम्पिटेंसी के, किस स्किल के लोगों की हमें जरूरत है, और उन लोगों को लेना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ये भी हमें स्टाफिंग इसमें हेल्प करता है। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि जो भी हमारे लोग काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अच्छा हो। वो कैसे होगा? राइट प्लेस के लिए, राइट जॉब के लिए, राइट लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेने से।
अगर स्टाफिंग अच्छी है, आपके यहाँ लोग अच्छे आए हैं, अच्छे काम करने वाले स्किल्ड, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी करेगी और उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ भी होती रहेगी। इसके अलावा जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ना ही किसी के ऊपर ओवर बर्डन रहेगा, ना ही कोई अंडर बर्डन रहेगा कि जिसके पास कम काम है। ये सब मैन पावर प्लानिंग और जॉब एनालिसिस के थ्रू होता है, जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओवर मैनिंग को अवॉइड करके, मतलब जितना काम है उससे ज्यादा लोगों को रखना, इस चीज को अगर हमने अवॉइड कर दिया तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होगी, और इससे हमारे यहाँ जो लेबर कॉस्ट ज्यादा आती है उसको भी हम रोक सकते हैं। स्टाफिंग से हमें ये भी फायदा है कि हमारा काम कभी रुकेगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सॉरी मार्केटिंग का हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट्स का हो, एचआर का हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, या किसी और डिपार्टमेंट का हो। कभी काम रुकेगा नहीं अगर हमने प्रॉपरली मैन पावर एनालिसिस किया है तो। क्योंकि मैन पावर एनालिसिस से हमारे पास उतने ही लोग रहेंगे जितने की हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, ना ज्यादा ना कम। अच्छे लोग अगर आपने अच्छी पोजीशंस के लिए, मतलब राइट पोजीशन के लिए राइट पर्सनल को आपने रिक्रूट किया है, सिलेक्ट किया है, अपने यहाँ लाया है, तो उन एम्प्लॉयज में सेटिस्फेक्शन भी अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि उनको अपनी स्किल के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब मिल रहा है, और इससे उनका मॉरल इंक्रीज होगा, जिससे ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ उन्हें अगर आप फेयर रिवॉर्ड दे रहे हैं उनकी पोजीशन, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस के हिसाब से, देन दे वुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है ये गाइस, ये पॉइंट। तो स्टाफिंग जो पूरा फंक्शन होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हम उसको सीक्वेंस में देख रहे हैं। पहला स्टेप होता है मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि आपको ये पता लगाना टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स जो आपको चाहिए, कितने लोग आपको एग्जैक्टली चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो पता करने को हम मैन पावर प्लानिंग कहते हैं। और जॉब एनालिसिस का मतलब है कि जो लोग, जितने लोग आपको चाहिए, उन वो किस स्किल, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, नॉलेज, क्वालिफिकेशंस के लोग हों, ताकि आपको राइट पोजीशन के लिए राइट लोग मिल सकें। So manpower planning refers to the process of estimating the manpower requirement of an organization. ये estimation हम numbers में करते हैं कि हमें exactly कितने numbers के personnel, मतलब employees चाहिए। जब हम ये करते हैं तो मैनेजमेंट अपने ध्यान में रखता है कि हमारे बिजनेस का मॉडल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, डिमांड में कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, वगैरह वगैरह। उस हिसाब से ही आप मैन पावर प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डिमांड सीजनल है, तो इसका मतलब जब सीजन आपका अप है या ऑन है उस समय आपको ज्यादा मैन पावर चाहिए होगा, जब सीजन ऑफ है तो आपको कम मैन पावर चाहिए, राइट। मैन पावर प्लानिंग ये भी हमें बताता है कि किस तरह के लोग हमें चाहिए और कितने नंबर्स में चाहिए। मैन पावर प्लानिंग का फोकस है राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड लोगों को अपने बिजनेस में राइट टाइम पे लेके आना। जॉब एनालिसिस हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि हमें किस क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस के लोगों की जरूरत है, के एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हर एक जॉब को, मतलब हर एक पोजीशन को, कि उस पोजीशन की क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। और ये भी हम पता लगाते हैं कि हमें उस पोजीशन के लिए किस एबिलिटी, स्किल के लोगों की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। तो पहले था हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अबाउट द पोस्ट, अबाउट द पोजीशन, एज व्हाट एग्जैक्टली अ पोजीशन डिमांड्स इन टर्म्स ऑफ qualifications, skills, knowledge, responsibilities. And second is determining as which kind of people we want exactly to match with a particular job, and that is called job specification. ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं जॉब एनालिसिस के,
मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बहुत यूजफुल होते हैं जब आप एक्चुअली बाहर वाले लोगों को अपने यहाँ सेलेक्ट करके अंदर लाना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पता रहता है एग्जैक्टली कि आपको किस तरह के लोगों की जरूरत है। एक बार मैन पावर प्लानिंग और जॉब एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रवोक करना कि आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के में जो वैकेंसीज हैं, जो जॉब्स हैं, उसके लिए वो अप्लाई करें। So it is the process of searching for prospective employees and stimulating them, मतलब provoke them to apply for jobs in the organization. It involves locating the potential candidate or determining the success of potential candidates. रिक्रूटमेंट में हम ये पता लगाते हैं पहले तो कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ पे हैं, या हम उन्हें कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट, मतलब उन्हें कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओपन पोजीशंस के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे वो है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का एक पूल तैयार करना, एक डेटा बैंक तैयार करना कि अच्छा इतने लोग मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमारी इन जॉब पोजीशंस की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। ये पता लगाने के काम को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। एक बार हमें पता चल गया कि इतने लोग मार्केट में हैं जो हमारी अलग-अलग जॉब पोजीशंस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन। उन लोगों को हम अपने यहाँ बुलाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी के पोजीशंस के लिए अप्लाई करिए, और फिर उनका हम सिलेक्शन करते हैं ऑन सम बेसिस। So selection is the process of choosing from among the pool of the prospective job candidates developed at the stage of recruitment. रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो हमने पूल ऑफ कैंडिडेट्स बनाया है, उसमें से हम राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सर्व्स टू इंपॉर्टेंट पर्पसेस। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो दो इंपॉर्टेंट पर्पसेस को सॉल्व करता है। पहला है कि ये इंश्योर करता है कि हमें जो भी हमारे पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स है उसमें से बेस्ट कैंडिडेट हमें मिल जाए, और जिन कैंडिडेट्स को हमने सेलेक्ट किया है उनमें ये सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज का फीलिंग्स देता है, और सीरियसनेस की फीलिंग देता है कि किस सीरियसनेस से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है अपने सिलेक्शन का। सो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, उसको आपने सेलेक्ट किया है, तो उसको ये फीलिंग आएगी, उसको ये समझ में आएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन वाकई में बहुत सीरियस है मुझ जैसे लोगों को अपने रिक्रूट करने के लिए। इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटेंशंस काफी अच्छे हैं, ये अच्छा ग्रो कर सकती है। सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट को गाइस हम डिटेल में देखने वाले हैं बाद में इसी चैप्टर में। अभी हम सिर्फ स्टेप्स देख रहे हैं। सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है जिन कैंडिडेट्स को हमने सेलेक्ट किया है उनको अब उनकी जगहों पे, उनकी जॉब पोजीशंस पे प्लेस करना। So it refers to selected candidates joining the positions in the organization for which they have been selected. जिन कैंडिडेट्स को हमने सेलेक्ट किया है उनको उनकी पोजीशंस पे ज्वाइन करवाना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक बार प्लेसमेंट हो गया, कैंडिडेट्स अपनी अपनी जॉब पोजीशंस पे आ गए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इंडक्शन, जिसको हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इंडक्शन में बेसिकली हम जो नए जितने भी कैंडिडेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए उनको हम समझाते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे यहाँ का जॉब कल्चर कैसा है, हम किन किन लोकेशंस पे काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, हम प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं। तो उनको एक ओवरऑल व्यू दिया जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट अवर ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट अवर कल्चर, अबाउट अवर पॉलिसीज, अबाउट अवर philosophy. Induction is the process of introducing new employee to the organization. नए एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो किसके अंडर में काम करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा। उसको ये भी पता होना चाहिए और एडजस्ट हो जाना चाहिए अपने वर्क एनवायरनमेंट से, मतलब ही मस्ट अंडरस्टैंड द वर्क एनवायरनमेंट, एंड फॉर दैट वी डू इंडक्शन। एंड ही शुड हैव जनरल आइडिया अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, वर्किंग कंडीशंस एटसेट्रा, कि कब वो लीव ले सकता है, कितने दिन की एक साल में उसको लीव मिलेगी, वगैरह वगैरह। So this is what is exactly done in induction.
इंडक्शन का पर्पस है कि जो नया कैंडिडेट जिसने आपके यहाँ पे ज्वाइन किया है, नए एम्प्लॉय ने, उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाए। यूजुअली जो इमीडिएट सुपरवाइजर होता है नए कैंडिडेट का, उससे जो ठीक ऊपर होता है, वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है पूरे वर्क एनवायरनमेंट से। एक अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है, उससे नए एम्प्लॉय को हेल्प मिलती है अपनी एंग्जाइटी को कम कम करने की, और अपने काम को अच्छे से समझने की, और ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनने की, ताकि वो लोगों के साथ मिंगल हो सके और अच्छे से काम को कर सके। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो नया एम्प्लॉय आया है, अगर उसको किसी पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो, चाहे वो हार्ड स्किल हो, मतलब चाहे उसको किसी प्रोडक्ट का नॉलेज हो, या नॉलेज होना चाहिए, या मशीन्स कैसे चलती हैं, मशीन्स कैसे फंक्शन करती हैं, उसका नॉलेज अगर उसको नहीं है, तो हम उसको वो नॉलेज देते हैं, बिकॉज अवर एनवायरनमेंट इज न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज वेयर ही हैज वर्कड अर्लियर। तो उसको इस चीज की ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। तो वो होता है हमारा ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय के ओवरऑल नॉलेज, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हायर लेवल पे दे जाना, ताकि वो एम्प्लॉय अब हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आसानी से हैंडल कर सके। तो एम्प्लॉयज का नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो अपने करंट टास्क को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकें, जो हम प्रोग्राम्स चलाते हैं उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, जिसमें एक एम्प्लॉय अपने करंट जॉब को ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, ज़्यादा नॉलेज के साथ कर सकता है, ज़्यादा स्किल्स के साथ कर सकता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय की न सिर्फ स्किल्स और एबिलिटीज को बढ़ाना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बल्कि उसके ओवरऑल कॉम्पिटेंसी को भी इम्प्रूव करना, ताकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क को भी अब हैंडल कर सके। So guys, training basically is to, to sharpen the existing knowledge of employee, whereas development is to make him to undertake higher level of responsibilities. नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टाफिंग में परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक एम्प्लॉय ने जब आपके यहाँ एक पर्टिकुलर पीरियड की जॉब कर ली है, तो फिर उसको आपको उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल, मतलब परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना होता है, ये देखने के लिए कि वो एम्प्लॉय ने पिछले पीरियड में कैसा काम किया, क्या उसका इंक्रीमेंट दिया जाए उसको, क्या उसका प्रमोशन किया जाए, या उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाए। तो फॉर दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन। So performance appraisal means evaluating performance of employees against certain predetermined standards. जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको पहले से स्टैंडर्ड्स बता देते हो कि आप उससे ये चीजें एक्सपेक्ट करते हो। उसको पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर समझा दिया जाता है कि हम हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपका रिव्यू या अप्रेजल इसी बेसिस पे होगा। एडवांस में एम्प्लॉयज को वो प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बता दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी भी एम्प्लॉय का यूजुअली उसका इमीडिएट सुपरवाइजर या सुपीरियर या मैनेजर करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल से मैनेजर्स को पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर रहा है, और कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैनेजर को ये भी पता करना होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या अच्छा कर रहा है, तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको बहुत लो लेवल का जॉब दे रखा है इसलिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या उसको बहुत ज्यादा बर्डन उसके ऊपर इसलिए वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या कोई और रीजन भी हो सकता है। सो इट इज मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो परफॉर्मेंस ऑफ कॉजेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे एम्प्लॉय की सैलरी का रिवीजन होता है, जिसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंपनसेशन। एम्प्लॉय को सैलरीज, वेजेस, बोनस ये देना, इसको हम कहते हैं कंपनसेशन। तो कंपनसेशन में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों रिवॉर्ड्स आते हैं। नॉन फाइनेंशियल में जैसे उसको फ्री हाउस दिया हुआ है, फ्री कार दी हुई है, शॉफर दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से।
वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल कंपनसेशन में वेजेस, सैलरीज, अलाउंसेस, अदर बेनिफिट्स आते हैं जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से पे करता है एम्प्लॉय के लिए। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कंपनसेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर मैनेजमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट अपनी जेब में रखता है और वर्कर्स को सिर्फ नॉमिनल वेजेस एंड सैलरीज देता है तो वर्कर्स ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे, वो हमेशा मैनेजमेंट के अगेंस्ट रहेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट वर्कर के साथ प्रॉफिट्स को शेयर करता है एडिक्वेटली तो वर्कर्स हमेशा अपने मैनेजमेंट से खुश रहेंगे। इसलिए कंपनसेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज या वर्कर्स के बीच के रिलेशनशिप का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कैंडिडेट नहीं अपने यहाँ रख सकती अगर वो एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं देती है अपने एम्प्लॉयज को। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रमोशन एंड ट्रांसफर। परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही समझ में आता है कि कौन सा एम्प्लॉय अब ज्यादा हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो चुका है, तो उसको हम प्रमोट कर देते हैं। वो सीनियर लेवल की पोजीशन में चला जाता है। किसको किस दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमें पता है कि उस दूसरी लोकेशन में हमें इस तरह के एम्प्लॉय की जरूरत है और वो ऑलरेडी हमारे यहाँ है, तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो प्रमोशन का मतलब यहाँ पे है कि जब एक एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दी जाती है, उसका स्टेटस बढ़ जाता है, जैसे डिप्टी मैनेजर से मैनेजर बन गया वो, उसकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन का मतलब है एम्प्लॉय के लेवल या पोजीशन का एडवांसमेंट करना। प्रमोशन का मेन पर्पस है उस एम्प्लॉय की पूरी एबिलिटीज को यूज करना, और इसीलिए हमने उसको प्रमोट करके हायर लेवल पे लेके गए, क्योंकि वो हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरटेक करने के लिए तैयार है। और इससे उसका जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ही स्किल्ड और क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हूँ। प्रमोशन का बेसिस सीनियरिटी इन सर्विस हो सकता है। आपके जितने ज्यादा साल हो गए हैं सर्विस में, जैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होता है उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता है। अगर आपने ज्यादा समय तक काम किया तो आपको जल्दी प्रमोशन मिलेगा, कम समय तक काम किया तो कम प्रमोशन मिलेगा। या फिर मेरिट भी हो सकता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। भले ही आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ 3 साल तक काम किया, बट इन दीज 3 years यू हैव डन वंडरफुली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव गिवन लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन दैट केस यू ऑल्सो मे बी प्रमोटेड। दैट यूजुअली हैपेंस इन प्राइवेट सेक्टर। जब एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं होता और उसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता उसके परफॉर्मेंस लेवल को, तो उसको लोअर रैंक का जॉब दिया जा सकता है, जिसको हम डिमोशन कहते हैं। ट्रांसफर का मतलब है जॉब चेंज करना, मतलब उसका जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेंज कर देना, जिससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। वो रहेगा सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही। तो जब उसको दूसरे तरह का काम दे दिया जाता है, सेम रैंक का दूसरे तरह का काम, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर। या फिर जब एक एम्प्लॉय को सिमिलर जॉब दिया जाता है लेकिन किसी और यूनिट में किसी और लोकेशन पे कर दिया सेम ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको भी हम ट्रांसफर कहते हैं। इसका मतलब ट्रांसफर का मतलब किसी एम्प्लॉय के पे या स्टेटस में कोई चेंज हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट मे बी डन सिंपली टू इनेबल द एम्प्लॉय टू गेन वाइडर एक्सपीरियंस। ये एम्प्लॉय को ज्यादा एक्सपीरियंस देने के लिए भी किया जा सकता है ट्रांसफर, या फिर उसको ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन देने के लिए भी किया जा सकता है, या फिर एम्प्लॉय की दूसरी रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस करने के लिए भी किया जा सकता है।